हाँ जी बच्चों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडीज हम पूरी तरीके से इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और पूरी तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो बिजनेस स्टडीज है इसमें आपको क्या करना है, जितना कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ फुल डिटेल जितना पॉसिबल है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है फुल डिटेल में ये सारी चीजें कवर होंगी। आप बस एक काम करिए, इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, केस स्टडीज कैसी आ सकती हैं, छोटे और बड़े क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। बात समझो, आपका जो 12th का सिलेबस है ना, ये दो पार्ट में उन्होंने बांट दिया है। जो पहला पार्ट है उसमें वो आपको समझाएंगे मैनेजमेंट। ओके, पहले मैनेजमेंट समझाएंगे, उसके प्रिंसिपल समझाएंगे, फिर मैनेजमेंट के जो अलग अलग पार्ट हैं, जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो समझाएंगे। और जो सेकंड पार्ट है आपका, पार्ट बी है सिलेबस का, उसके अंदर फिर वो आपको अलग अलग चीजें समझाएंगे, जैसे फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कंज्यूमर राइट्स हो गया, अलग अलग चीजें हैं वो उसका। अदरवाइज ये जो मैनेजमेंट एरिया है इससे कोई लेना देना है नहीं, समझ गए? तो ये चीज आपकी आती है क्या? देखो शुरुआत कहां से होगी हमारी कि भाई मैनेजमेंट चीज क्या है। सबसे पहले ये समझ लो मैनेजमेंट चीज क्या है। करें शुरू? देखो भाई, एक बात सबसे पहले, सबसे शुरुआत में एक बात समझ लो, आप यहां पे कितना समय लगाते हो वो मैटर करता है, मगर उससे कहीं ज्यादा मैटर करेगी, जानते हो क्या? आप क्वेश्चंस कितना प्रैक्टिस करोगे, केस स्टडीज पे कितना प्रैक्टिस करोगे, वो चीज मैटर करेगी। कुछ कुछ जगह है जहां पे आपको मान लो पॉइंट्स वगैरह याद करने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहां पे पॉइंट्स याद कर लो। बट अदरवाइज आप समझते चलो चीजों को, चीजें हो कैसे रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, आप समझते चलो। बाकी क्वेश्चंस लगाओ पास्ट एग्जामिनेशन के, या जो भी चीजें, सैंपल पेपर्स लगाओ, केस स्टडीज के क्वेश्चन लगाओ, ये आपको हेल्प करेगा। समझ में आ रही है बात? इसमें बहुत ज्यादा मगअप करने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर, करें शुरू? देखो सबसे पहले क्या बता रहे हैं ये कि भाई मैनेजमेंट चीज क्या होती है, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, क्या चीज है ये मैनेजमेंट। तो देखो इतना तो आपको भी मालूम है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, चीजों को क्या करना, मैनेज करना। ये क्या है? मैनेजमेंट है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में तो लिख के नहीं आ सकते ना, तो भाई एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, ये देखिए मैनेजमेंट लिखेंगे क्या एग्जाम में कि भाई देखो कितना सुंदर डेफिनेशन है आपका। पहला ही जो गेंद इन्होंने डाली है कितना सुंदर, बहुत बढ़िया, इस पे आप छक्का मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहते हैं ये? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। बात खत्म। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है कि भाई जो मैनेजर कर दे वो मैनेजमेंट। बात समझ में आई? समझ रहे हो? तो ये चीज इन्होंने यहां पर बता दिया, सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कि भाई एक मैनेजर जो भी करता है सब क्या है, मैनेजमेंट है। तो यहां से देखो ये डेफिनेशन बड़ी छोटी है, लेकिन यहां से आपको यह जाना पड़ेगा कि भाई एक मैनेजर करता क्या है, एक मैनेजर क्या करता है। तो फिर हम वहां पे जाएंगे, जैसे POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजर ये 5 चीजें करता है, तो यही 5 चीजें मिला करके क्या बन जाएंगी, हमारी मैनेजमेंट बन जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमारी बनती है। तो पहला डेफिनेशन तो ये हो गया, हालांकि ये डेफिनेशन ठीक है, बट इसके अलावा आपको एक और डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो अगलों ने सबसे पहले तो क्या चीज बता दी, मैनेजमेंट क्या है भाई, जो मैनेजर करे वो मैनेजमेंट। बात खत्म। अच्छा अच्छा, अब देखो यहां पे ये आगे जाकर के थोड़ा सा बताते हैं क्या कि भाई ये, हाँ ये देखिए, ये बढ़िया डेफिनेशन है, थोड़ी सी थोड़ा सा डिटेल्ड है ये। क्या डेफिनेशन है सर? कि भाई मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। कितने काम करते हैं यहां पे? 5 काम करते हैं। क्या क्या? POSD और C, 5 काम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 काम आप करोगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? टू गेट द वर्क डन, किसी काम को पूरा करने के लिए। कोई काम, देखो मैनेजर खुद कोई काम नहीं करेगा, मैनेजर खुद ये 5 काम करेगा, बट एक्चुअल जो काम है वो कौन करेगा, वो कोई और करेगा। और मैनेजर उससे जो, जैसे मान लो कोई चीज है, फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, ये माउस है, अगर ये माउस बनाना है तो मैनेजर जाके माउस बनाएगा नहीं, लेकिन इस माउस को बनाने के लिए जो प्लानिंग लगनी है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को हायर करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, लोगों को कंट्रोल करना है, डायरेक्शन देना है, ये सारी चीजें कौन करेगा, वो एक मैनेजर करेगा। ठीक है, तो अगलों ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। टू गेट द वर्क डन,
टू वर्क नहीं, टू गेट द वर्क डन, यानी किस करेगा कौन, कोई और करेगा, ये समझ रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन कैसे, तरीका क्या, भाई काम तो वैसे भी होता रहता है, फिर मैनेजर के आने का फायदा क्या हुआ, तो मालिक मैनेजर के आने का फायदा यह है कि इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, यानी अपन जो काम करेंगे किसके थ्रू, एक मैनेजर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, 5 काम करेगा, POSDC 5 काम करेगा, वो 5 काम करके वो लोगों से काम करवाएगा, और किस तरीके से काम करवाएगा सर, एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। तो भाई काम करवाएगा, ये बात तो समझ में आ गई सर। एक तो काम करो आप 5 वर्ड समझा दो, और फिर आप क्या करो, ये समझाओ कि ये क्या चीज है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये क्या चीज है, तो ये देख लेते हैं भाई क्या चीज है जी। चलो चलो चलो, अच्छा देखो तो कहीं पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट का मतलब है वो बंदा, मैनेजर कौन होता है, वो बंदा जो खुद कोई काम नहीं करता, खुद कुछ भी नहीं करता, वो क्या करता है, दूसरों से काम कराता है। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, टू गेटिंग द जो वर्क डन थ्रू अदर्स, खुद नहीं करना आपको वो काम। चलो अच्छा जी, हाँ जी देखो लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है सर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। समझ रहे हैं बात को, कैसे सर, ये 5 काम करके। चलो जी मालिक, ओके, अच्छा 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 अच्छा। अब देखिए ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं भाई आपको इन्होंने क्या समझा दिया, पहले तो सबसे शुरू में ही समझा दिया ये इफेक्टिवनेस क्या चीज होती है और एफिशिएंसी क्या चीज होती है, पहले तो ये समझ लो। कोई भी काम करना है तो जैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी जो करनी है वो कैसे करनी है, इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का क्या मतलब होता है भाई, इफेक्टिव देखो, इफेक्टिव का मतलब यह हो जाता है कि आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, एक तो वो आप काम पूरा करो, और दूसरा जो आपको टाइमलाइन दी गई है कि भाई इतने दिन में आपको ये काम कंप्लीट कर देना है, वहां तक में आप वो काम कंप्लीट कर दो, इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। 2 चीजें हैं देखो, इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो वहां पे आती है 2 चीजें, क्या क्या चीज आती हैं, हाँ ये देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो कंप्लीटिंग द जॉब, भाई जो काम हमने आपको दिया है वो काम आप क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। अगर आपने काम अधूरा छोड़ दिया, अगर आपने काम क्या कर दिया, अधूरा छोड़ दिया, तो हम ये नहीं मान सकते, क्या नहीं मान सकते, कि आप क्या है, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ले लो आप, हमने क्या करा, गर्मी बहुत हो रही है, एसी चला दिया, तो आप किसी एसी को इफेक्टिव कब बोलोगे, जब सर वो कमरे को ठंडा कर दे, और ठंडा भी कर दे कितनी देर में, जैसे सपोज करो 5 मिनट में, 10 मिनट में, सपोज करो हमने कोई एसी ऑन किया और उसने पूरे कमरे को ठंडा करने में 2 घंटे लगाए, तो आप उस एसी को इफेक्टिव बोलोगे, सर कोई मतलब ही नहीं बनता। फ्रिज में आपने बर्फ जमने के लिए डाली, आइस डाला, वो ओवरनाइट उसमें वो उसको चिल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आइस नहीं बना, तो क्या आप उसको इफेक्टिव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो 2 बातें होती हैं क्या, जैसे एसी का एग्जांपल आप ले सकते हो, एक तो सर कमरे को ठंडा करे और दूसरा कमरे को टाइम से ठंडा करे। बात समझ में आ गई है आपको। अब देखो दूसरी चीज क्या है, तो यहां पे इन्होंने बोला इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द जॉब, और दूसरी बात कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। ठीक है, समझ गए यहां तक, यू गॉट द आइडिया। अब सुनिए, एफिशिएंसी किस चीज को बोलते हैं, कि भाई ठीक है आपको क्या चाहिए, कमरा ठंडा चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, 5 मिनट में कमरा ठंडा चाहिए ना, ठीक है, हम एक एसी लगा देते हैं, मगर वो एसी है 5 लाख रुपए का, और उसका 1 घंटे का बिजली बिल आएगा 50,000 रुपए का। अब बताओ ऐसा कमरा ठंडा करके ये आप क्या कर लोगे। बात समझ में आई भाई, ठीक है, ओके, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं कि काम का होना भी जरूरी है, काम का समय पे होना भी जरूरी है, लेकिन उस काम को करने के लिए आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, वो चीज भी तो देखना है ना। बात समझ रहे हैं, तो यहां पे बात होती है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करो, यानी आपके जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो एक सही ऑप्टिमम तरीके से लगे, वेस्टेज नहीं होना चाहिए उसका। समझ रहे हैं बात को। एक तरह से देखो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवनेस जो होता है ना वो थोड़ा आउटपुट से रिलेटेड होता है, कि भाई जैसे कोई भी चीज आप लगा रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, तो जो आउटपुट निकल के आता है वो सही निकल के आए, सही तरीके का हो, सही क्वालिटी का हो, सही समय से बन के तैयार हो, सारी चीजें, वो सारी चीजें। और एफिशिएंसी आप कह सकते हो कि कहीं ना इनपुट से रिलेटेड है, कि इनपुट हमारा थोड़ा रीजनेबल लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपको कोई टास्क दिया, आपने उसको, फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोई मजदूर है, वो अकेला 3 बंदों के बराबर काम करता है, आप बहुत खुश होंगे, आप उसको रख लेंगे। बाद में आपको पता लगा कि वो मजदूर पैसे जो मांगता है शाम में वो 5 बंदों के बराबर मांगता है,
तो आप नोटिस करिए, यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि एफिशिएंसी तो भरपूर दिखाई उसने, सॉरी इफेक्टिवनेस तो उसने भरपूर दिखाई, 3 बंदों का काम कर रहा है, लेकिन क्या वो नौकर आपके लिए एफिशिएंट माना गया? उसमें जो आपको पैसे लग गए, क्या आपने अपनी कॉस्ट की सेविंग कर पाई? तो वो चीज नहीं हो पाया। ये समझ गए आप? तो ये देखिए, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप जॉब कंप्लीट करो और टाइम से कंप्लीट करो, और एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या कि आप उस जॉब को जो कंप्लीट करो उसमें जो आपका कॉस्ट लग रहा है वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। चलिए, ये तो मीनिंग हो गया हमारा। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताएंगे? इसका ऑब्जेक्टिव है भैया रिजल्ट हमको मिल जाना चाहिए, टाइम से मिल जाना चाहिए। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इनका जो फोकस है वो किस चीज पे है? टाइम पे फोकस है। और प्लस ऑफ कोर्स काम हो जाना चाहिए, ठीक है, आधा अधूरा काम नहीं करके दोगे, आप काम पूरा करके दो और टाइम से करके दो, वो चीज पे फोकस है। और इनका फोकस किस पे है? एफिशिएंसी का फोकस किस पे है? इनका फोकस है सीबीए। सीबीए यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको जितना बेनिफिट मिल रहा है आप उतना कॉस्ट दे रहे हो, या आपको कहीं ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा? पॉइंट अप, मैं एक एग्जांपल से भी और क्लियर करता हूं। और यहां पे फोकस आपका किस पे है? कॉस्ट पे है। तो एक तरह से कह सकते हो इफेक्टिवनेस इज काइंड ऑफ आउटपुट ड्रिवन, ठीक है, और एफिशिएंसी आप बोल सकते हो थोड़ा इनपुट ड्रिवन है, वो इनपुट के बारे में सोचता है कि भाई हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं उसमें। समझ गए? एक चीज जैसे देखो, मैं आपको सीबीए की बात बताता हूं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है इसमें क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15,000 रुपए में एक फोन खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये लेके चलो, अगर आपने 5,000 रुपए में एक फोन खरीदा, हो सकता है उस फोन के अंदर कैमरा ना हो, फ्रंट भी कैमरा नहीं है, रियर कैमरा भी नहीं है, वो स्मार्टफोन नहीं है, बहुत सारी चीजें, बट आपने जो यहां पे 10,000 रुपए दिए, इस 10,000 से आपको जो एडिशनल कॉस्ट लगा है वो कितने का लगा है? 10,000 का। और एडिशनल जो आपको बेनिफिट मिला है, आप बताइए वो कितने का मिला? आपको कैमरे मिल गए, मानते हो? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 15 तो बहुत दूर की बात है, 15 छोड़ो, आप 10,000 लेके चलो, आपको 10,000 में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्रंट कैमरा मिल गया, बैक कैमरा मिल गया, और आपको प्रोसेसर बढ़िया वाला, बढ़िया तो नहीं बट ठीक है, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, वो चीजें आप कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मिल गई। ओके, अब देखना ध्यान से, अब समझना, 10,000 से आप गए 20,000 वाले फोन पे, ठीक है, नो डाउट ये जो 20,000 वाला फोन है वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? उसमें ज्यादा अच्छी फोटो आएगी, ज्यादा अच्छी बातें होंगी, या पता नहीं ज्यादा अच्छी बैटरी होगी, ज्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा, सब कुछ ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, मानता हूं। बट आप एक बात बताओ, यहां जो आपने जंप किया अपना बजट, तो ये 5,000 रुपए लगाने से आपको जितना बेनिफिट हुआ, क्या ये 10,000 लगाने से उतना बेनिफिट, या चलो उसका डबल बेनिफिट, तो 10,000 आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो क्या यहां पे उसका डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है? या चलो इसको 20,000 की जगह मैं क्या कर देता हूं, आपका 15,000 लेटर से 15,000। अब देखो गैप कितने का है? 5,000 का गैप है। ये 5,000 एक्स्ट्रा लगाने से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये 5,000 लगाने से आपको उतना ही बेनिफिट और मिल रहा है? ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपका कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है और कितनी बेनिफिट आ रही है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो सीबीए एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो यहां पे बड़ा अच्छा माना जाएगा, और इसके मुकाबले यहां पे थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं बात को? और लोग कहते भी हैं कि 15,000 तक, 20,000 तक, चलो 25,000 तक, 30,000 तक जो लोग फोन लेते हैं वो यूज के वजह से लेते हैं। उसमें उनको एक अच्छा कैमरा चाहिए, किसी को अच्छी गेमिंग चाहिए, किसी को अच्छी बैटरी चाहिए, किसी को अच्छा प्रोसेसर चाहिए, वगैरह वगैरह, उनका एक पर्पस होता है। मगर जब आप 30,000 के बजट को क्रॉस कर जाते हो, फिर बेसिकली आपका कोई खास पर्पस होता नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई खास पर्पस नहीं होता वहां पे। फिर क्या होता है, वो आपका माइंडसेट बना होता है कि नहीं मुझे महंगा फोन लेना है। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ फायदे होते हैं बट इतने भी फायदे नहीं होते जितना कि वो क्या करता है, आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। तो नो डाउट वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एक बजट फोन है। आपने सुना होगा एक वर्ड, बहुत बार सुना होगा, VFM, वैल्यू फॉर मनी। तो आप एक बात बताइए, एक 1.5 लाख रुपए का फोन VFM है या एक 10,000 का फोन है? समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपको समझना रहता है। चलिए ठीक है भाई, ये भी हमने कर लिया। देखें यहां क्या क्या लिखा है। हां जी, अब देखो इन्होंने क्या करा है, इफेक्टिवनेस के अंदर थोड़ा इनपुट को भी लगा दिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बट एक ब्रॉडली आप देखोगे तो आपका इफेक्टिवनेस आउटपुट से रिलेटेड है और एफिशिएंसी इनपुट से रिलेटेड। इस तरह से आप लेके चल सकते हो जैसे। लेकिन इन्होंने देखो यहां पे क्या बोला है, इन्होंने यहां पे क्या बोला है कि भाई इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया
कि भाई काम कंप्लीट कर लेना है टाइम पे, चाहे जो भी कॉस्ट लगे, जो भी कॉस्ट लगे, काम समय पे होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे मान लो शादी की बात करेंगे तो इफेक्टिव शादी आप किसको बोलोगे? भाई वो डीजे वीजे वाला भयंकर ये चल रहा है, वो खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, सब कुछ एकदम बेहतरीन तक, कोई कमी नहीं, ठीक है, वो चीज हो रही है, लेकिन खर्च कितना आ गया सर? उसमें 50 लाख रुपए का खर्च आ गया। तो फिर आप आगे चल के क्या बोलोगे कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब आप समझ गए आई थिंक, ओके। और एफिशिएंसी क्या करता है भाई? कोई भी जॉब आपको करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो मैनेजमेंट को दोनों चीजों से मतलब है, काम होना भी चाहिए और हमारी पैसों की अननेसेसरी जो है उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जहां जरूरत है पैसे खर्च करेंगे, नहीं जरूरत है तो उसको सेव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 1 रुपी सेव्ड इज 1 रुपी अर्नड। आपने सुना भी है बचपन में, ओके। अच्छा मालिक, ये देखिए, ओके, इफेक्टिवनेस की बात अगर करो तो कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ओके। एफिशिएंसी की बात करो तो वो सीबीए की बात करता है, वेरी गुड। यानी कहता है भाई अगर आपको सेम आउटपुट में दिलाऊंगा मगर लेसर इनपुट के साथ, सेम आउटपुट आपका निकलेगा, मैं आपका इनपुट क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, आपका आउटपुट क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। समझ रहे हैं? या फिर आप इनपुट सेम रखो तो मैं आपका आउटपुट बढ़वा दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से करें शुरू। ओके, ब्रेक के बाद स्वागत है आप लोगों का। अच्छा, ये देखो, चलो। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। क्या हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है? जिसका नाम है भाई मैनेजमेंट के फीचर्स। मैनेजमेंट के फीचर्स, ठीक है। देखो, यानी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, जो भी आप चीजें समझ रहे हो, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है भाई मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, पहला फीचर क्या है मैनेजमेंट का? सर, मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट का मतलब ही बनता है कि आपको एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, कोई पर्टिकुलर काम मुझे करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है फिर आप मैनेज किस चीज को करोगे बताओ? बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए क्या कह रहा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज ए स्पेसिफिक गोल। जैसे एक स्कूल का गोल है भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, एक कंपनी का गोल है भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, आप आगे चल के पढ़ोगे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अब कहते हैं क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो गोल है वो कैसे पूरा होगा, इसके लिए मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा। समझ गए? जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करना चाहते हो, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि भाई आप जो पढ़ रहे हो उसका आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपकी पढ़ाई को और आपकी लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए। समझ रहे हैं? उसके बाद कहते हैं क्या, अगला सुनिए, कहते हैं मैनेजमेंट भाई परवेसिव है, ऑल परवेसिव, यानी ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह होना जरूरी है मैनेजमेंट का। ओके, ऐसा नहीं है। देखो अगलों ने क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर कोई इकोनॉमिक काम कर रहे हैं उसको भी मैनेज तरीके से करिए, हैप्पीजार्ड वे में जिग-जैग करके वो काम नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, कोई सोशल काम करो, कोई पॉलिटिकल काम करो, कोई भी काम करो, मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो आपका हर काम खराब होगा। समझ रहे हैं बात को? इनफैक्ट आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, अब आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन अगर आपका पिकनिक भी अनप्लान्ड हो, आपका टिकट का ठिकाना नहीं है, आप किस होटल में स्टे करेंगे उसका ठिकाना नहीं है, आप कहां घूमने जाएंगे उसका ठिकाना नहीं है, आप क्या खाएंगे, आपका बजट कितना है, आप कितना खर्च करके आना चाहते हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ठिकाना नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी जगह घूमने चले जाओ, आपका एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला नहीं। समझ गए बात को? शादी है, अब कोई शादी कर रहा है अपने घर में, तो भाई ये तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मगर शादी को भी क्या करते हो आप, एक मैनेज तरीके से, एक प्लान तरीके से करते हो, पहले ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी। समझ रहे हैं? आप देखो कार्ड पे भी लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, ये भी क्या है भाई, ये भी मैनेजमेंट है, ये भी मैनेजमेंट है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी मालिक, ये देखिए क्या कह रहा है, भाई एक मॉल है उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है, स्कूल है उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है, हॉस्पिटल है उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। अच्छा सर, इंडिया में या यूएस में या कनाडा में या कहां, भाई कोई भी जगह हो, आप बृहस्पति ग्रह पे चले जाओ, यूरेनस पे चले जाओ, वहां भी मैनेजमेंट चाहिए। समझ रहे हैं बात को? देखो अगर मान लो कोई मैनेजर है यूएसए में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, देखो अगर मान लो ऐसा नहीं है कि जैसे चीजों को मैं यहां कर रहा हूं वैसे ही चीजें वो भी वहां करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, दोनों जगह सेम होंगे। हाँ, आप वहां पे जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को क्या कर दोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दोगे। बात समझ में आई? ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मालिक, आगे देखिए, तो पहला क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड, दूसरा क्या हो गया, ऑल परवेसिव, सर ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह मैनेजमेंट है। तीसरी चीज सर ये मल्टी डायमेंशनल है,
एक्चुअली थ्री डायमेंशनल है ये। 3 चीजों का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। पहला क्या, ये देखो वर्क। पहला है वर्क का मैनेजमेंट, यानी कहते हैं कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कोई ना कोई काम करने के लिए बना होता है। जैसे स्कूल है वो एजुकेशन देता है, हॉस्पिटल है वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, कोई फैक्ट्री है वो सामान बनाता है। ओके, तो आपका जो काम है, आपको क्या करना है कि ये जो आपका ओवरऑल वर्क है इसको गोल्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मालिक, जो हमारा वर्क है उसको किस में ट्रांजिशन होना चाहिए, गोल्स में। गोल्स को अचीव किया जाता है। आपको एक टारगेट मिलेगा ना, तो आप उसको अचीव करोगे, तो ये गोल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है भाई, मैनेजर का काम है सर, बात खत्म है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है किस चीज को, जो भी वर्क है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसको किस चीज में, गोल्स, ताकि वो गोल को क्या करा जा सके, अचीव किया जा सके। और वो अचीव कैसे करना है ये भी मैनेजर बताता है सर। यानी मैनेजर बड़े काम की चीज है, खुद कोई काम नहीं करता लेकिन वो सबको काम करना सिखाता है। समझ गए, कोई ऐतराज? चलिए मालिक, एक तो हमने क्या देखा, वर्क। अगला पीपल और एक ऑपरेशन। पहले ऑपरेशन देख लो, कहते क्या है, देखो जैसे ऑपरेशन का मतलब ये हो जाता है कि देखो आप हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखोगे, आप कुछ इनपुट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट बन के निकलता है। ओके, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री का तो बड़ा आसान है समझना कि भाई रॉ मटेरियल डाला, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, तो हमने उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया। बट सर्विस सेक्टर में भी आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने जा रहा है, उसका भी एक प्रोसेस है। वो क्या अपना इनपुट लगाएगा, क्या उसके बीच में काम होगा, और फाइनली क्या नतीजा निकल के आएगा। जो सारी सब जगह पे ये चीजें होती हैं। तो इन ऑपरेशंस को मैनेज करना, वर्क मैनेज करना और ऑपरेशन मैनेजमेंट करने में अंतर समझ रहे हैं। वर्क मतलब है जो कि आपका ओवरऑल एक टारगेट है, उसको छोटे छोटे गोल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अचीवेबल, मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सको। जैसे कोई हॉस्पिटल ये बोलता है कि भाई मुझे पेशेंट्स देखना है, ये आपका गोल है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये आपका गोल है, मगर ये आपका टारगेट नहीं हो सकता, क्योंकि टारगेट इतना वेग नहीं होता। लोगों की सेवा करनी है, लोगों का इलाज करना है, ये आपका मकसद है, बट ये अचीवेबल, रियलिस्टिक, मेजरेबल टारगेट नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैनेजर क्या करेगा, अच्छा आपको सेवा करनी है, आपको इलाज करना है, तो चलो आप ऐसे काम करो, एक दिन में 15 पेशेंट्स का इलाज करना है, या शाम में इतने बजे से इतने बजे करना है, इतने सारे डॉक्टर्स आएंगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो अब आप उस टारगेट को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। समझ रहे हैं? अच्छा, ऑपरेशन की बात करें तो देखिए क्या बोलते हैं ये, कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस तो बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट निकलता है। तो ये जो पूरा ये चीजें हैं, ये देखो क्या कह रहे हैं, फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल, क्या कह रहे हैं आप, देखो फ्लो ऑफ इनपुट, और उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, आउटपुट में। समझ रहे हो? तो ये है ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन को मैनेज करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है कि प्रॉपरली चीजें कन्वर्ट होती रहें। ओके, और पीपल, ये वाला बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई कंपनी काम कर रही है, सारे लोग भी उसी स्टेट के हैं, वो इथनिक जो है, वो उनकी इथनिसिटी भी सबकी एक ही है, उनका सबका रिलीजन एक ही है, तो वहां पे ना क्लैश ऑफ कल्चर वहां पे नहीं होता। जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल बिहार के 4 लोग मिलकर के कहीं पे काम कर रहे हैं, अब चारों लोग बिहार के हैं, एक ही रिलीजन धर्म के हैं, उनका बैकग्राउंड एक है, उनका सब, तो अगर मान लो छुट्टी करनी है तो उनको मालूम है कि भाई ये त्योहार इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि जैसे कोई त्योहार है, अब एक के लिए इंपॉर्टेंट है तो पूरी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस 2 दिन के लिए बंद कर दो, फिर 4 दिन बाद सब लोग आ जाएंगे, छुट्टी वुट्टी मना करके फिर बिजनेस चालू हो जाएगा। बट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 30,000, 40,000, 50,000 लोग काम कर रहे हैं, और ये सारे लोग एक गांव के नहीं है, एक शहर के भी नहीं है, एक स्टेट के भी नहीं, इनफैक्ट एक कंट्री के भी नहीं है। अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे हैं भाई, एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट के लोग आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आ रहे हैं, कोई हिंदू बैठा हुआ है, उसके बगल में कोई मुसलमान बैठा हुआ है, उसके बगल में कोई और बैठा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? वहां पे जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, हर तरह के लोग हैं, ओल्ड एज लोग भी हैं, मतलब जो 50 साल 55 साल के लोग भी हैं, 20 साल 22 साल का बच्चा भी वहां काम कर रहा है, सारे तरह के लोग हैं। तो इनका देखो डेमोग्राफी जो इनकी है वो पूरी डाइवर्सिफाइड है। अब क्या होता है, ऐसी जगह पे लोगों को मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सबका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग टाइप का है, तो
अब सबका जो सोचने का तरीका है वो भी अलग अलग, ऑब्वियसली सबके सोचने का तरीका अलग अलग होगा। तो अलग अलग तरह के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे काम लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। समझ रहे हो? देखो क्या लिखा क्या है, जैसे ये देखिए, टू मेन इश्यूज बिफोर द मैनेजमेंट क्या है, टू डील विद द पीपल हैविंग डिफरेंट नीड एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, टू डील विद द पीपल टेकिंग देम एज वन ग्रुप, द मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। यानी क्या है, देखो जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग आते हैं उतना ज्यादा आपके लिए ये चीज लोगों को मैनेज करना भी भाई अपने आप में, जैसे अभी ऑर्गेनाइज में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज में लगेगा सर मटेरियल होता होगा, पता नहीं ये सारी चीजें रिसोर्स होती होंगी, मशीन होता होगा, पैसे होते होंगे जिनको मैनेज करना है। मालिक एक बात सुन लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स भी आज के डेट में एक रिसोर्स है, यानी आपके इंप्लॉइज, आपके वर्कर्स, वो भी क्या है, एक रिसोर्स की तरह आपके बिजनेस में काम कर रहा है, तो उसको मैनेज करना। और मैं आपको एक बात बताता हूं ईमानदारी से, लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। कैसे? सपोज करो आपने एक डब्बा रखा, उसके ऊपर एक दूसरा डब्बा रख दिया, तो क्या नीचे वाला डब्बा कंप्लेन करेगा क्या, मेरे को नीचे क्यों रख दिया, उसको ऊपर क्यों रख दिया? उसको दुख होगा क्या? अगर कोई कार्टन है, हाँ टूटने फूटने वाली चीज उसकी बात नहीं कर रहा, वो दब जाएगा, गिर जाएगा, वो उसकी बात नहीं कर रहा, बट क्या उसके अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम है क्या? नहीं। कोई मशीन के अंदर आपने कभी ईगो प्रॉब्लम देखा है क्या? नहीं। लेकिन लोगों के अंदर तो हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हो? तो यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो 3 मैनेजमेंट हो गए, कौन कौन से सर? वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट और मालिक आपका ऑपरेशंस का मैनेजमेंट। तो क्या हो गया ये 3 डायमेंशनल। एक बार शुरू से देखिए, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, यानी एक टारगेट लेके चलता है। मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह हर बिजनेस में प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, एनपीओ है, जो भी कुछ है, ओके, चैरिटेबल है, रिलीजियस है, कि कमर्शियल नेचर का है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कुछ भी है, हर जगह क्या चाहिए उनको? मैनेजमेंट चाहिए। ओके, मैनेजमेंट में 3 तरह की चीजों को मैनेज करते हैं सर, काम को मैनेज करते हैं, उसके अंदर के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और लोगों को मैनेज करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं मालिक मैनेजमेंट जो आपका है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आए, आपने एक बार में सब कुछ अरेंज कर दिया, जिसको जो बोलना था बोल दिया, उसके बाद अपने घर जाकर के सो गए, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। भाई मशीन थोड़ी चला रहे हैं, मशीन को भी बीच बीच में जाके देखना पड़ता है ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको लगे रहना पड़ेगा उसके पीछे। कहीं भी गलती हो सकती है, कहीं भी भाई ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं भी मैकेनिकल एरर हो सकता है, कहीं भी कुछ अनप्लान्ड मतलब अनफोर्सीन कुछ ऐसा घट सकता है जिससे चीजें आपकी गड़बड़ा जाएं, तो ये सारी चीजें हमेशा खतरा रहता है। और बिजनेस का एनवायरनमेंट ना आज के डेट में बड़ा डायनेमिक हो गया है, पहले वाली बात रही नहीं कि भाई 10 साल पहले जैसे बिजनेस चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है, ना ना ना। अब बिजनेस हर साल छोड़ो, हर 6 महीने में पता लगता है पूरी दशा दिशा सब बदल गई बिजनेस की। तो आप अगर ऑन योर टोज नहीं रहोगे, अगर आप ऑलवेज अटेंटिव नहीं रहोगे, फिर तो मुश्किल है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है मालिक, ये लगातार आपको करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये प्लानिंग है आपका, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन चलते रहेंगे। ये हुआ, उधर से घूम करके आएगा, फीडबैक मिलेगा, आप उसके हिसाब से चीजों को चेंज करोगे, फिर जाएगा, फिर घूम के आएगा, तो ऐसा ये चलता रहेगा। समझ गए? अच्छा, ये देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ओके, तो वहां पे कोई एक बंदा सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। कोई एक बंदा अकेला वो पूरे 50,000 लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, अलग अलग चीज के लिए अपन अलग अलग मैनेजर बना के चलते हैं। ये समझ रहे हो? अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मैनेजर बन रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए एक अलग मैनेजर बन रहा होगा, मान लो फिनांस के लिए कोई मैनेजर बन रहा होगा, मार्केटिंग के लिए कोई मैनेजर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होगा, और क्या क्या चीजें होती हैं, सेल्स के लिए कोई मैनेजर होगा। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या चीज है कि भाई मैनेजमेंट का मतलब, मैंने ओवरऑल तो सबका टारगेट एक ही है, लेकिन अलग अलग मैनेजर हैं और सब लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं। जब मीटिंग होगी तो उसमें सब लोग बैठेंगे और अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे, भाई हमारे एंगल से ये होना चाहिए, वो कहेगा नहीं हमारे एंगल से ये होना चाहिए, फिर मिलजुल करके डिसीजंस लिए जाएंगे। समझ गए? तो मैनेजमेंट भैया कोई अकेले, देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कह सकते हो कि भाई अकेले भी मैनेजमेंट हो सकता है, और फिर वहां पे आप ये लिख देना कि मैनेजमेंट भाई कोई बंदा खुद का थोड़ी ना कर लेगा, और तो लोग चाहिए ना उसको मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट आइसोलेशन में होने वाली चीज नहीं, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। लोगों की जरूरत वहां पे होती है जिनको आप मैनेज करो, जिनके साथ आप
मिलकर चीजों को मैनेज करो। देखिए क्या लिख रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद बहुत सारे काम होते हैं भैया, और सिंगल पर्सन वो सारे काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है, हमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। सेवरल पर्सन हैव टू जॉइन देयर हैंड टुगेदर टू फुलफिल ऑल द एक्टिविटी। तो भाई क्या है कि भाई वो लोग एज ए टीम काम करें, एक टीम वर्क वहां पे होना चाहिए। और सेकंड बात क्या कह रहा है, उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी ये कोई अकेले बंदे का करने वाला काम नहीं है, ये क्या है भाई आपका क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, जैसे आप चेस खेलते हो, चेस खेलना जो है वो कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। एक मैं बैठा हूं, एक मेरे सामने मेरा ओपोनेंट बैठा है, तो वहां मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना। बट क्रिकेट है, फुटबॉल है, वहां पे क्या होता है, वो मान लो एक खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म भी किया, बाकियों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कोई बैट्समैन है बहुत अच्छा खेल रहा है, दूसरे बैट्समैन ने क्या करा, उसको रन आउट करा दिया। उसको समझ ही नहीं आया इस पे रन लेना है कि नहीं लेना, वो दौड़ गया, ये भी दौड़ गया, और वो रन आउट हो गया। तो आप अकेले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी क्या हो जाएगा कि भाई आपका जो ओवरऑल एक टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ जी मालिक। उसके बाद देखिए सर, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन मतलब सर ये स्टैटिक नहीं है कि जो हमने एक बार सोच लिया उसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती। ये एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी जैसे ही आपका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज करेगा, उसके हिसाब से आपको अपने मैनेजमेंट का सारा तरीका क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अभी 2 साल पहले कोविड आ गया, तो किसी को मालूम था क्या कि ये आने वाला है, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब वो आया तो कुछ लोग बैठ के सोचते ही रह गए कि अब क्या करें, बिजनेस बंद कर दें, ये वो है। और कुछ लोगों ने देखा कि भाई ये थ्रेट तो है, लेकिन इस थ्रेट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इस 2 साल के दौरान लोगों ने शुरू किए हैं, और बहुत सारे बिजनेस ने अपने काम करने के तरीके को भी बदल दिया। किसको ध्यान में रखते हुए, ये कोविड है, लॉकडाउन है, ये सारी चीजें इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस करने का पूरा मेथड अपसाइड डाउन, पूरा मेथड चेंज कर दिया। तो यानी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार कुछ सोच लिया अब चीजें वैसी ही होंगी। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, अगर सिचुएशन बदलती है तो बदलते सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस, अपनी प्लानिंग, अपना सब कुछ काम करने का तरीका वो भी क्या कर लेना है, अकॉर्डिंगली आपको चेंज कर लेना है। क्लियर है। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सही बात है, और आज के डेट में तो भाई गजब। क्यों, अभी कई रूस और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो इंडिया पे उसका असर आ रहा है। जो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अपन आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना। मालिक, आपको दूसरों से लेना देना नहीं, उनको आपसे लेना देना, उसका असर आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। In order to overcome these changes successfully, the management has to affect changes in its goals and practice. आपको अपने गोल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, काम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो बड़ा प्यारा एग्जांपल है, ये देखो क्या है। अच्छा जी, ये देखिए, जैसे मैगडी यूएस में चलता था, वहां उसकी मेन्यू में जो भी चीजें थी, अब वो इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया के लोगों की जो फूड हैबिट है वो यूएस के लोगों की फूड हैबिट के जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है। जैसे हो सकता है यहाँ पे लोग ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हो, या आलू वगैरह चाहिए, या जो भी चीजें, मुझे नहीं पता। ओके, और कुछ चीजें जो यहाँ के लोग नहीं खाते। तो आप देखोगे, अगर आप कहीं यूएस वगैरह में चले जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि मैगडी का जो मेन्यू है यूएसए के अंदर, और आप इंडिया में जो देखोगे मैगडी का मेन्यू है, दोनों में आपको काफी डिफरेंस लगेगा, बहुत डिफरेंस लगेगा। तो अगलों ने क्या किया, जैसा सिचुएशन आया उसके आधार पर अगलों ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। क्या पता कल को ऐसा भी हो जाए कहीं कि मैगडी में अगर आपको देखोगे उनका बिजनेस अगर काम नहीं किया, तो क्या पता समोसे जलेबी भी बनने शुरू हो जाए, मैक समोसा, मैक जलेबी, क्या पता बनना शुरू हो जाए। अभी आप देखो डोमिनोज वगैरह, पिज्जा हट वगैरह, उन्होंने कोई बिरयानी वाला पिज्जा बनाना शुरू कर दिया, फिर बाउल बनाया, कुछ भी बन रहा है। कोई वो पनीर का कुछ, आई थिंक तंदूरी पनीर वाला पिज्जा बन रहा है। अब आपको लगता है कि यूएस के अंदर ये तंदूरी पनीर वाला पिज्जा बनाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन इंडिया में ये क्या कर रहे हैं, तंदूरी पनीर वाला पिज्जा भी आपको खिला रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको तंदूरी वाला पनीर चाहिए। बात समझ रहे हो, ये चीजें यहां पे आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। मालिक सुनिए, ये बात ध्यान से सुनिए, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं, लेकिन उसका असर आपको दिखता है। मैनेजमेंट नहीं दिखता, उसका असर दिखता है। और मैं बताऊं, अगर मैनेजमेंट ना हो ना, फिर वो तो बहुत बढ़िया दिखता है कि भाई चीजें यहां पे मैनेज्ड नहीं है। समझ रहे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी घर में ही जाते हो,
या आप किसी स्कूल में जाते हो, या किसी कोई मेला लगा हुआ है कहीं वहां जाते हो, या कोई भी जगह पे आप जाते हो, अगर वो चीजें प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो मतलब वहां पे मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन वो काम कर रहा है, इसीलिए सारी चीजें ठीक से हो रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा होता, मैनेजमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता, तो वहां पे पूरा एकदम सारी चीजें अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही होती, चीजें बर्बाद हो रही हैं। सामान अपने कुछ शादियों में देखा होगा सर, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। अब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो क्या होता है भाई, कभी खाना बर्बाद हो रहा है, कभी जो ब्राइड ग्रूम है वो सही से तैयार नहीं हुए, कभी जो फूफा जी हैं वो नाराज होके बैठे हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। ठीक है, तो अब समझ रहे हो, तो मैनेजमेंट ऐसी चीज है, आप समझ गए मेरे ख्याल से ये बात, कि मैनेजमेंट सर ऐसी चीज है जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन भाई अगर देखो मैनेजमेंट की सफलता ऐसी में है कि आपको नोटिस भी ना आए कि भाई चीजें क्या, आप गए अच्छे से होकर आ गए, तो मैनेजर पर्दे के पीछे बैठा वो मुस्कुरा रहा है, क्या भाई देखो ये लोग सारे लोग गए खुश होकर के अपना टारगेट अचीव करके आ गए, यानी मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रहा है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल, आपको दिखता नहीं। मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड। और वो भी कैसे, अगर सब काम ठीक से हो रहा है तो वो है प्रेजेंट, काम ठीक से नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट नहीं है, बात खत्म। जैसे गुडविल आपको दिखती है क्या, लेकिन कस्टमर दिख रहे हैं तो वही तो गुडविल है भाई, कस्टमर नहीं दिख रहे तो गुडविल नहीं है, बात खत्म। When the goals of an organization are being realized in accordance with the plans, एम्प्लॉय भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, जो ओनर है वो खुश हैं, कस्टमर खुश हैं, सब लोग खुश हैं, तो भैया मैनेजमेंट चल रहा है। और अगर नहीं है, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फिर आपको पूरा केओटिक माहौल दिखेगा, केओस पूरा फैला हुआ है बिजनेस में, जो मतलब मस्त जीवन चल रहा है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज कौन करेगा, कब होगी, कहां होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने शायद नोटिस किया होगा, आपके घरों में या आपने किसी और के घर में नोटिस किया होगा, भाई हर चीज को रखने का एक उनका जगह है कि भाई ये यहीं पे रहेगा। जैसे अगर उनके घर में कभी अगर मान लो बिजली चली जाए, ओके, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उनको ये भी मालूम है, वो खुद से चलते 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 पहुंच जाएंगे, अंधेरे में आंख बंद करके पहुंच जाएंगे, उनको माचिस और वो जो कैंडल होता है वो मिल जाएगा। और कुछ घर में आप देखोगे इतना जो है केओस हर जगह फैला हुआ है, आप उनके गेट पे जाके नॉक करोगे, भाई नॉक नॉक, तो वो कहेंगे कौन है, आपने कहा मैं हूं, फिर कहेंगे कहां है, आपने कहा गेट पे हूं, कहते वो सब छोड़, गेट कहां है। उनको यही नहीं मालूम हमारे घर में कौन सी चीज कहां पे, कुछ आइडिया नहीं है, चीजें बर्बाद हो रही हैं। आपके पास ड्रेस वगैरह है 10 ऑलरेडी रखी हुई, आपने 5 और खरीद ली, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कौन सी चीज कहां पे। सबके साथ होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो मैनेजमेंट अगर है तो नहीं दिखेगा, कैसे पता लगेगा भाई चीजें ठीक से हो रही हैं, काम आपका इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, देन मैनेजमेंट इज देयर। और अगर नहीं हो रहा है तो भैया मैनेजमेंट इज नॉट देयर, बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है। अच्छा जी मालिक, ये भी हमने कर लिया। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, देखो देखो देखो, रिवाइज करते चलो हमने क्या क्या कर लिया। हमने पढ़ा भाई मैनेजमेंट होता क्या है, तुमने कहा मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डच। अच्छा, तो भाई 5 काम करता था, POSDC, 5 काम करता है। अच्छा जी मालिक, काम दूसरों से करवाएगा। फिर हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया भाई, काम हो जाना चाहिए, समय से हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी काम को करने में जो रिसोर्सेज आपने यूज करे वो थोड़ा सा चेक में रखो, इतना भी ना पैसे फेंक फेंक करके नहीं आना है। फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बेसिकली, और कंटिन्यूअस से चलता रहेगा, ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, डायनेमिक है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होएगा, इंटेंजिबल है, आपको दिखेगा नहीं। ओके सर, आगे बढ़े, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और है, सुनो, ये भी सुन लो भाई, ये भी सुन लो। अच्छा देखें जरा वीडियो कितनी देर का हो गया, वीडियो हो गया सर हमारा अराउंड 41 मिनट्स का हो गया। ठीक है, इतना तो पढ़ सकते हैं, इतना तो पढ़ सकते हैं, 1 आवर का तो होना चाहिए कम से कम, है जी। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव, भाई मैनेजमेंट काम करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर एक काम करें 45 मिनट्स का ही रहने दें क्या, ओके है भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे आप। देखो इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। फिर देखोगे अगर आप तो आपको दिखेगा, फिर आपको क्या दिखने वाला है मालिक, इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं आज के लिए। फिर साइंस आर्ट प्रोफेशन पे अगले दिन चले जाएंगे, अगले सेशन में। अभी के लिए इतना सा
पढ़ा जा सकता है, 1 आवर तो किया जा सकता है, देखो 1 आवर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये इसमें ज्यादा कोई पंगे वाली बात है नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट उस बिजनेस के लिए क्या टारगेट लेके चल रहा है, किसके लिए, बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो क्या टारगेट लेके चल रहा है, कौन, मैनेजमेंट, ओके। सोशल ऑब्जेक्टिव, ये बिजनेस जो है वो सोसाइटी को लेकर के क्या टारगेट अपने दिमाग में रखे हुए है। देखो एक मैनेजर बिजनेस के बारे में भी सोचेगा, उस सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा जिसके अंदर वो बिजनेस चल रहा है, और अपने इंप्लॉई के बारे में भी सोचेगा, 3 चीजों के बारे में वो सोच रहा है। ये देखो भाई, ये एक यहां पे मैनेजर बैठा है, अब ये किस किस चीज के बारे में सोच रहा है, एक तो जो इसका बिजनेस है, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, दूसरा बिजनेस जिस सोसाइटी में वर्क कर रहा है उस सोसाइटी के बारे में सोचना है उसको, और जो इंप्लॉइज यहां पे काम कर रहे हैं उन इंप्लॉइज के बारे में सोचना है। समझ रहे हो तीनों चीजें, पक्का कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसमें। चलो पहले देख लेते हैं भाई बिजनेस के बारे में क्या सोचना है। बिजनेस के बारे में, तो भाई बिजनेस के बारे में हमें क्या सोचना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं क्या, हाँ जी, कह रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे अदर फिजिकल या इंटेंजिबल जो भी रिसोर्सेज हैं भाई, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक अच्छे तरीके से यूज करना, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका साथ सबका विकास होता रहे। समझ रहे हो, जैसे सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है मालिक, ओनर, इंप्लॉई, कस्टमर, गवर्नमेंट, सब लोग खुश रहें, सब लोग राजी रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इंप्लॉई है ना, ये वाला पॉइंट आप यहां भी पढ़ोगे, किसमें, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसमें भी पढ़ोगे, पर ठीक है, सबका ध्यान रखना है आपको, खासतौर से बिजनेस का ध्यान रख लो भाई, बिजनेस तो चलता रहे, बिजनेस का ध्यान रखो, बिजनेस का ध्यान रखोगे सबका ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो बिजनेस का ध्यान कैसे रखें सर, 3 चीजें, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, 3 चीजें, क्या क्या, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब देखिए क्या, जैसे किसी बच्चे की बात करो, किसी बच्चे की बात करो भाई, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो हम थोड़ी ना उसको स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं कि भाई बच्चा 3 दिन का हो गया अब स्कूल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पहले हम किस बात पे ध्यान देते हैं कि वो हेल्दी रहे, सर्वाइव करे। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत बच्चों की डेथ भी हो जाया करती थी, बहुत सारे रीजन से बीमारियां होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, तो गार्जियंस का सबसे पहला दिमाग किस चीज पे जाता था, भाई ये प्रॉपरली ये सर्वाइव कर जाए 5 साल तक, 6 साल तक। तो वो लोग इतना जल्दी स्कूल भी नहीं भेजते थे, जब लगता था कि हाँ बच्चा खुद को संभाल सकता है तब वो स्कूल में डालते थे, वरना घर पे ही पढ़ाते थे। तो पहली चीज बिजनेस के साथ भी यही है, आप बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हो लेकिन 3 साल भी नहीं चल पाया, 3 साल में ही बंद हो गया बिजनेस, यानी आपका बिजनेस क्या नहीं कर पाया, सर्वाइव, जिंदा ही नहीं रह पाया। समझ रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक चलना चाहता है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, ऐसे डिसीजंस लेगा कि भाई ये चलता रहे, और क्या, ऐसा कोई काम मत करो कि कल को बिजनेस ही बंद हो जाए तुम्हारा। ओके, अच्छा, उसके बाद अब बिजनेस चल रहा है तो क्या करें, थोड़ा तो प्रॉफिट कमा के दे भाई। अब हमने तेरे को क्या किया है ना, पढ़ाया लिखाया डराया धमकाया इस लेवल पे पहुंचाया, अब कुछ तो हमें क्या करके दे, प्रॉफिट कमा के दे। तो हमारा जो मैनेजर का टारगेट अगला क्या है, बिजनेस से क्या निकलवाना, प्रॉफिट। किसके लिए, सब में बटेगा भाई, थोड़ा ओनर रखेंगे, थोड़ा शेयर होल्डर्स रखेंगे, स्टेक होल्डर सारे जो लोग इन्वेस्टर सब लोग रखेंगे, सरकार भी अपना हिस्सा लेकर जाएगी। तो एडिक्वेट प्रॉफिट भाई हमें होता रहना चाहिए, है जी। और चलो आपका बिजनेस अब सर्वाइव भी कर गया और ठीक ठाक से आपको प्रॉफिट भी अर्न करके दे रहा है। अब आपका अगला टारगेट क्या होगा, सर इस बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है। जैसे आपने देखा है शार्क टैंक वगैरह अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें वो एक वर्ड बड़ा यूज करते हैं, स्केलेबिलिटी। ये बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं। स्केलेबल मतलब क्या इसको बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं छोटे लेवल पे बहुत अच्छा चलते हैं लेकिन आप उसको बड़े लेवल पे ले ही नहीं जा सकते, आप नहीं ले जा पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई दर्जी है जो कपड़ों को रफू करता है, रफूगर आपने सुना है, जो कपड़ों को क्या करते हैं वो रफू करते हैं, और वो बहुत अपने काम में एक्सपर्ट है, जबरदस्त तरीके से एक्सपर्ट है, दूर दूर से लोग आते हैं रफू कराने के लिए उससे। मतलब इतना बढ़िया वो कपड़ों को ये स्टिच करता है कि वो जैसे अगर उसमें वो फटा वगैरह हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना बढ़िया से। अगर नहीं कुछ हो पाया ना भाई तो उसमें डिजाइन ऐसे 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 करके वो बना देगा, आपको लगेगा वाह कितना सुंदर फूल पत्ती बना हुआ है, इतना बढ़िया कारीगर। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि वो कारीगर 4 शहर में जाके अपना ब्रांच खोल सकता है?
क्या उस काम में आपको लगता है स्केलेबिलिटी है? वो ठीक है, आज यहां भी है, फिर दूसरी जगह ब्रांच डाल देंगे, फिर और कर देंगे, तो उसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ना, वो लिमिटेड है। वो क्लाइंटेल जो उसकी बनेगी वो लिमिटेड बनेगी, उसका जो बिजनेस का जो डायमेंशन जाएगा वो भी लिमिटेड जाएगा। तो क्या होता है, देखो हर बिजनेस जो है ग्रो करना चाहता है, जैसे कि आपकी सेल्स बढ़े, आपके इंप्लॉइज बढ़े, आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और आए, आपका कैपिटल बढ़े, है ना, तो सारी चीजें। तो अगर आपको यह देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर सकता है, और जितना वो ग्रो कर सकता है क्या आप उतना उसको ग्रो करवा रहे हो? हर बिजनेस का अपना अपना इनहेरेंट होता है, कोई ज्यादा भी ग्रो कर सकता है, कोई कम भी ग्रो कर सकता है, जो जितना कर सकता है उसको उतना ग्रो कर पाते हैं। समझ गए? तो बिजनेस के लिए हमारे 3 टारगेट हो गए, क्या क्या? पहला तो क्या हो गया सर, बिजनेस सर्वाइव कर जाए, दूसरा क्या हो गया, बिजनेस हमें प्रॉफिट दे दे, और तीसरा क्या हो गया, बिजनेस हमारे लिए, बिजनेस खुद को क्या करे, ग्रो करे, ताकि आने वाले समय में हमें और ज्यादा प्रॉफिट मिला करें। समझ गए? चलिए जी, अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या? एक तरह से आप इसको कह सकते हो काइंड ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस। आपको सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है? तो सोसाइटी के लिए आप क्या करोगे? देखो, अब 2-3 चीजें करो भाई। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो। हर चीज के लिए मशीन मत लगा दो। कई बार क्या होता है ना, आप कहोगे नहीं 10 आदमी मिलकर ये काम करते हैं, इससे बढ़िया तो एक मशीन लगा देते। मालिक ठीक है आपकी बात, आप मशीन लगा देते, आपके पैसे भी बच जाते, आपको काम भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये जो 10 लोगों को आप निकाल दोगे, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे सोसाइटी एज अ होल की जो परचेजिंग पावर गिरेगी, तो कल को आपका सामान खरीदेगा कौन? आपने 10 लोग निकाल दिए, आपके कंप्यूटर ने 20 लोग निकाल दिए, आपके सामने वाले बिजनेस ने 50 लोग निकाल दिए, पूरी सोसाइटी निकल ही गई। तो वो सारा सामान बनाओगे तो बेचोगे किसको? लोगों की तो इनकम ही खत्म हो गई भाई। समझ रहे हो? देखो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी का और हाउस होल्ड का, आपने इसमें पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक जो सर्कुलर फ्लो होता है वो कैसे होता है कि भाई वो आकर के आपके यहां काम करते हैं, फिर आप उनको पैसा देते हो, और वो आपके यहां काम करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फिर खुद वो ही खरीदते हैं किन पैसों से? जो आप उनको देते हो। ये इंटर रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? आप मेरे यहां काम करते हो, मैं आपको पैसे देता हूं। अब आप मेरे यहां काम करके मान लो जो चीज बनाते हो, जो प्रोडक्ट बनाते हो, वो कल को मैं आप ही को बेच देता हूं, और बदले में आप मेरे को कौन से पैसे देते हो? जो मैंने आपको दिए थे, इसलिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये एक प्रोसेस, एक फ्लो है जो बना रहना चाहिए। समझ गए? तो एक कहते हैं कि भाई सोसाइटी के लिए मैनेजर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप क्या अवेलेबल कराते रहा कीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराते रहा कीजिए। और भाई देखो पॉल्यूशन ज्यादा मत फैला करो यार प्लीज, ये तुम्हारा कार्बन एमिशंस और ये लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फलाना ढिमक्का, वाटर पॉल्यूशन, ये सब मत फैलाया करो, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि नहीं 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 हमने तो अपने पैसे बचा लिए, लॉन्ग टर्म में सोसाइटी नहीं बचेगी, तो आपके कस्टमर नहीं बचेंगे, आपके एम्प्लॉय नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, और अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? तो दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाओ किस चीज से? इसीलिए आप देखोगे कि आज के डेट में हर बिजनेस जो है ना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट, आप समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं, रिसाइकल चीजों को कर रहा है, रीयूज कर रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं हर बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस समझ रहे हैं कि भाई अगर हम ही एक्सप्लॉइट करते रहे हर चीज को, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमारे बिजनेस में खुद ही नहीं रहेगी। 10 साल 20 साल 50 साल बाद हमारा ये बिजनेस ही बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज है, वगैरह बनाओ, है ना, ये सारी चीजें करो ताकि लोगों को अच्छा लगे यार, सोसाइटी को अच्छा लगे। जैसे आप देखोगे टाटा वाले ये काम बहुत करते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं, फिर आप देखोगे स्कूल्स अच्छे अच्छे लोगों ने बनवाए हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये देखो एशियन पेंट्स वगैरह क्या करते हैं, फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एजुकेशन हेल्थ वगैरह पे काम कर रही है। इंडिया में ये बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा भी है। अब लोग तो अब बात करते हैं किस चीज की? CSR। आप एक वर्ड सर्च करना, गूगल करना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल ये चीजें ना थोड़ी मैंडेटरी हो गई हैं, और ये एक बाहर का कल्चर है जो हमारे कंट्री में आया है कि भाई कॉर्पोरेट को समाज के लिए कुछ काम करना जरूरी है। इसकी ऑडिट होती है कि भाई आपने सोसाइटी के लिए कुछ भी काम किया है कि नहीं किया है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो पुराना जो हमारा सिस्टम रहा है, हमारा जो सिविलाइजेशन रहा है, उसमें जो बिजनेसमैन होते थे वो बिना किसी के कहे, वो मैंडेटरी नहीं था, लेकिन वो खुद ही वॉलेंटियरली वो ये सारे काम करते थे। धर्मशालाएं बनवाते थे, मंदिर है बनवाते थे, स्कूल्स बनवाते थे, पार्क बनवाते थे, है ना। बहुत लोगों ने तो शहर बसा दिया सारे लोगों के रहने के लिए। तो वो सारी चीजें लोग ऑलरेडी करते थे,
और अब तो ये चीजें क्या हो चुकी हैं, कंपलसरी मैंडेटरी लेवल पे आ चुका है ये सारा सब कुछ, ठीक है। और तीसरा क्या है मालिक, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, एक तो सर कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ लिया कि बिजनेस को क्या करना है सर, सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ करना है। फिर हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, सर इंप्लॉयमेंट जनरेट करो, पॉल्यूशन मत बढ़ाओ, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, सारी चीजें। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू इंप्लॉइज, रिलेटेड टू इंप्लॉइज, ठीक है। तो इसमें देखो, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू द इंप्लॉइज। भाई अपने इंप्लॉइज का ध्यान रखो ना यार, अपने इंप्लॉइज का ध्यान रखो। तो क्या ध्यान रखें सर उनका, पहला उनके फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखो, यानी समय समय पे उनको सैलरी या अदर परक्विजिट्स, बोनस, कमीशन वगैरह, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी चीजें उनको देते रहा करो। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान रखो। उसके बाद क्या है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब उनको, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोस्ट का ना बड़ा अच्छा अच्छा नाम रखते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, एरिया मैनेजर, क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फलाना ढिमका, एकदम एक से एक बेहतरीन चीजें। क्या होता है जब आप ऐसे करके प्रमोट करते हो चीजों को, ये करते हो, तो उनको सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई ये क्या है, तो ये फलानी कंपनी में जीएम पोस्ट से रिटायर हुए हैं, ये क्या है, तो ये इस पोस्ट पे हैं। तो वो सारी चीजें अच्छा लगता है, उनको भी मजा आता है जीवन जीने में, ठीक है, बढ़िया है। और हाँ भाई, हायर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड का मतलब क्या होता है, भाई उनको अपॉर्चुनिटीज दो कि उनका अपना भी डेवलपमेंट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लो कि भाई कोई है जो सीए बन करके वहां पे पहुंचा है, कंपनी में सीए बन करके आया है, तो हो सकता है कल को उसका सीनियर उसको ये बोले कि भाई आपको एमबीए करना है या सीएफए करना है या कुछ और पर कोई हायर फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, इस चीज में हम आपको हेल्प करेंगे। बदले में आप क्या करना, बस वो कोर्स करके आओ और हमारी कंपनी में बने रहना, छोड़ के मत भाग जाना। समझ गए। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात सुनना, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपस में क्लैश करने लगते हैं। क्या 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 मतलब हुआ कहने का, सुनो, इंप्लॉइज को ज्यादा पैसा दोगे तो बिजनेस को नुकसान होगा ना भाई। आप सैलरी ज्यादा दोगे तो बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो अब बिजनेस का ओनर क्या बोलेगा, भाई मेरा तो प्रॉफिट कम हो रहा है। या आप सोसाइटी के लिए खर्च करोगे तो वो भी खर्चा कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, किसने देखा, 50 साल बाद क्या होगा, किसने देखा। ओनर क्या बोल रहा है, मेरे को तो अभी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि भाई आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल और ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों ये आपस में कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो मैनेजर का क्या काम है, इनके बीच में क्या स्टेब्लिश करना, एक बीच का रास्ता निकालना, एक हार्मनी, एक कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि भाई ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, मालिक भी खुश रहे, नौकर भी खुश रहे। ये किसका काम है, ये मैनेजर का काम है। इंप्लॉइज भी खुश रहे, सोसाइटी भी खुश रहे, मालिक भी खुश रहे, सब लोग खुश रहे, गवर्नमेंट भी खुश रहे, तो ये किसका काम है भाई, ये मैनेजर का काम है। समझ गए बात को आप, यहां तक समझ में आई बात। तो बस आज इस सेशन के लिए इतना सा रहने देते हैं, फिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ ये बता दूं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे पास अभी 4.25 मिनट हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट करने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, अच्छा जी। फिर मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, अरे कुछ नहीं है, कॉमर्स है, हम +2 में पढ़ रहे हैं ना, कॉमर्स है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जानते हो अगला जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जानते हो इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, आंसर में आता है सर सब है, साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है, सब जगह मैनेजमेंट पहुंच जाता है। बात समझ गए। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये सब पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग अपन ये भी पढ़ेंगे साइंस होता क्या है, आर्ट होता क्या है, प्रोफेशन होता क्या है, वो भी पढ़ेंगे, तब तो पता चलेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट कितने लेवल पे काम करता है, तो मालिक मैनेजमेंट 3 लेवल पे काम करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। उसके नीचे तो कौन लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। ये देखो नीचे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ये मैनेजर नहीं होते। अगर आपके नीचे कोई नहीं है तो फिर आप मैनेजर नहीं है। मैनेजर का मतलब होता है कि आप किसी को मैनेज कर रहे हो। सर हम तो नीचे खुद ही काम कर रहे हैं, देन यू आर नॉट मैनेजर माय फ्रेंड, आप क्या है, वर्कर हैं। क्लियर है, ये अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर पढ़ेंगे सर फंक्शंस, भाई इस पे तो आगे पूरे पूरे चैप्टर डेडिकेटेड हैं, लेकिन अभी हल्का हल्का सा देख लेंगे। भाई प्लानिंग क्या चीज होती है जी मालिक, ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज होती है ना, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, और पांचवा बोलिए, पांचवा कंट्रोलिंग क्या होता है। ये हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओहो, लग तो नहीं रहा भाई कि एक सेशन में हो पाएगा, 2 सेशन जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट करना क्या होता है। ये देखो ये दोनों बच्चे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में,
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं। ओके, और ये लोग पहले झगड़ा कर रहे होंगे, फिर पीछे से मम्मी आ गई होगी, तो इस बच्चे ने ऐसी शक्ल बनाई है। ये देखो, बाकी ये दोनों मैं बता रहा हूं, ये दोनों पक्का झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन खैर, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि भाई मिलजुल के काम करो यार, एक हार्मनी डेवलप करो। भाई वो कोई और काम कर रहा है, आप कोई और काम कर रहे हैं, मगर दोनों का मकसद क्या है, एक है, तो दोनों आदमी क्या करो, सिंक्रोनाइज करके मिलजुल के काम करो। दो अच्छे अच्छे वर्ड आप यहां पे पढ़ोगे, क्या क्या मालिक, एक हार्मनी और एक आपका सिंक्रोनाइजेशन, मिलजुल के काम करने का। ओके ओके, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और उसमें एक वर्ड आ जाएगा कोऑपरेशन। ले भाई, कोऑर्डिनेशन पढ़ते पढ़ते अपन क्या पढ़ लेंगे, कोऑपरेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, जहां इतना पढ़ा वहां और सही। फिर कोऑर्डिनेशन कहां कहां जरूरी है ना, कहां का कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे ये वाला सेशन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि भाई खत्म करना है इसको, और अगले सेशन में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक सेशन में ही हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो शायद 2 लग जाएं, तो ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो तब तक आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। जो आपको लगता है नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट बुलेट जो पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग इस पे आ सकें एमसीक्यूज, केस लॉ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना, जो उन पे आएंगे। तो ये चीजें जब आप रिकॉल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए तब तक अच्छे से मन लगा के।